क्वांटम मैकेनिक्स में हर मेजरेबल क्वांटिटी के लिए एक ऑपरेटर होता है, मसलन पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर और सबसे अहम एनर्जी ऑपरेटर जिसको हैमिल्टोनियन भी कहते हैं, और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। लेकिन इनको सीखने से पहले आपको ये सीखना होगा कि हर मेजरेबल क्वांटिटी के लिए, जिसको फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं, हर मेजरेबल क्वांटिटी के लिए एक वेव फंक्शन होता है। लेकिन हर वेव फंक्शन की चेंज को अलहदा से डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जितने वेव फंक्शन हैं वो किसी एक स्टेट वेक्टर से रिलेटेड होते हैं, और अगर स्टेट वेक्टर की चेंज के लिए इक्वेशन लिख दें तो सारे वेव फंक्शंस की जो चेंज है वो डिस्क्राइब हो जाती है। ये ऐसे ही है कि जैसे एक ऑर्डिनरी 3 डायमेंशन में वेक्टर की चेंज को के लिए आप इक्वेशन लिख दें तो उसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट हर एक की चेंज डिस्क्राइब हो जाती है। आपको अलहदा से मैथमेटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट मैथमेटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट के लिए। और जो ऑपरेटर हैं, जिनको मैं कहा कि हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए ऑपरेटर होता है, वो ऑपरेटर ये काम ये करते हैं मैथमेटिकली, और फिर उसी से फिजिक्स के रिजल्ट डिराइव होते हैं। मैथमेटिकली ऑपरेटर ये काम करते हैं कि ऑपरेटर स्टेट वेक्टर की चेंज करते हैं, ये जिसका पहले मैंने जिक्र किया है। और इसी सारा मैथमेटिक्स होता है। पहले आपको मैथमेटिक्स सीख लें, सारे रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इसी से ही निकल आते हैं। लेकिन ज़रा पहले बेसिक्स को समझने के लिए सब्र के साथ आपको कुछ देर सीखना होगा। मसलन आप ये समझते हैं कि ऑपरेटर आमतौर पर क्या होता है कि वेव फंक्शन है, उसके ऑपरेटर क्या होगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा। लेकिन पहले आप स्टेट वेक्टर के लिए ऑपरेटर को सीख लें। डिफरेंशियल ऑपरेटर उसके एक स्पेशल केस के तौर पर आज के जो लेक्चर है उसके आखिर में यही है कि वो डिफरेंशियल ऑपरेटर एक इस ऑपरेटर का, ये जिस सेंस में कहा गया है, उसका स्पेशल केस कैसे है। तो ये ज़रा आपको पहले पूरा फॉर्मूलिज्म सीखना होगा, फिर उसी से रिजल्ट आएंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, और वो ये है कि जिस तरीके से एक वेक्टर है उससे रिलेटेड नंबर्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। वेक्टर के जो एक्स वाई जेड कंपोनेंट हैं किसी ऑर्डिनरी वेक्टर के, वो उसकी रिप्रेजेंटेशन होते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स स्टेट वेक्टर से रिलेटेड जितने वेव फंक्शन होते हैं वो उसकी रिप्रेजेंटेशन होते हैं। इस तरीके से ही ऑपरेटर की भी रिप्रेजेंटेशन होती है। इन ऑपरेटर से रिलेटेड भी जो नंबर्स होते हैं, वो सारे नंबर्स जो होते हैं वो एक मैट्रिक्स में कलेक्ट हो जाते हैं, और जो मैट्रिक्स होती है वो रिप्रेजेंटेशन होती है ऑपरेटर की। और जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो भी एक मैट्रिक्स है। तो ये तो टोटल प्लान है इसका। और अब एक्चुअल टेक्स्ट शुरू करते हैं। पहले बात तो वही है कि जो अभी तक कहा है बात है, इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा है कि ऑपरेटर क्या है, जो स्टेट वेक्टर को चेंज करता है। चेंज करने का मतलब ये है, लाजमी नहीं कि कि टाइम में चेंज करना। चेंज का मतलब है कि अगर ये एक स्टेट वेक्टर है तो जब इसको ऑपरेट करेंगे रिजल्ट को एक दूसरा स्टेट वेक्टर होगा। बस दूसरा कहिए, से ज़्यादा ना कहिए, वो पुराने के बराबर भी हो सकता है, यहाँ साई दोबारा भी आ सकता है, आम तौर पर नहीं आता, लेकिन जो भी हो एक रिज़ल्ट एक होगा ये कि इन जनरल जो कि डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, अब ये डेफिनेशन आपके मैं आपको टेस्ट करता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग को, कि क्या आप पहचान सकते हैं कि ये जो चार हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, इनमें ऑपरेटर कौन सा है। ये या ये, और जो कि ऑपरेटर का मतलब ये समझ रहे हैं कि ऑपरेटर जो कि एक स्टेट वेक्टर पर ऑपरेट करे और दूसरा स्टेट वेक्टर दे। तो आंसर है गैमा। और प्रूफ इस बात का ये है कि जो गैमा जब ऑपरेट करेगा स्टेट वेक्टर पर साई पर, तो देखें क्या होगा, ये तो एक नंबर बन जाएगा, ये ब्रैकेट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर है। और जब ये नंबर मल्टीप्लाई करेगा वेक्टर से तो रिजल्ट भी एक स्टेट वेक्टर होगा। तो ये एक टेस्ट था आपकी अंडरस्टैंडिंग का। इसके बाद ये है कि जो बात की थी ना कि सारे वेव फंक्शन रिलेटेड होते हैं स्टेट वेक्टर से, और अगर आप स्टेट वेक्टर की चेंज को डिस्क्राइब कर दें तो सारे वेव फंक्शन की चेंज डिस्क्राइब हो जाती है। सारे पहले लफ्ज़, सारे जो लफ्ज़ में बोला उसका मैथमेटिकली मीनिंग ये है कि जो सिंबल ए है ना, इसकी जगह आप सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ रख सकते हैं। ए की जगह एक्स रख सकते हैं, यानी पोजीशन, ए की जगह मोमेंटम रख सकते हैं, ए की जगह एनर्जी रख सकते हैं, और तो ये तो एक मैथमेटिकल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग है। वही बात जो मैंने कहा कि सारे वेव फंक्शन रिलेटेड होते हैं स्टेट वेक्टर से।
तो अगर आपने अगर आपने एक वेव फंक्शन को दूसरे वेव फंक्शन से रिलेट करना है, इक्वेशन निकालनी है, तो उसका एक रूट तो यह है कि पहले किसी एक वेव फंक्शन को, आपके ओल्ड वेव फंक्शन को आप ओल्ड ए ही चूज करें, उसके लिए साई स्टेट वेक्टर से रिलेट करें, फिर स्टेट वेक्टर से अब जो न्यू है बी न्यू वेव फंक्शन होगा, बी आपकी एक न्यू वेव क्वांटिटी होगी और उससे रिलेटेड वेव फंक्शन होगा, तो आप स्टेट वेक्टर के रूट से साई ए से साई बी तक पहुँचें। साई ए ओल्ड वेव फंक्शन है और साई बी न्यू वेव फंक्शन है। इसके लिए आपको ये काम दो स्टेप में करना होगा, पहले ये स्टेप और फिर ये स्टेप। एक बार साई मालूम हो गया, लेकिन ये काम डायरेक्टली एक स्टेप में या एक ऑपरेशन में भी हो सकता है, और वो ऑपरेशन है जिसके रीज़न जो है ना, वो एक थ्योरम है, और वो ये क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा शायद इस्तेमाल होने वाली थ्योरम है। वो ये है कि ये देखें, इसमें जो है ना, ये डायरेक्टली का मतलब ये होगा कि इसमें यहाँ ये दोनों काम हो गए हैं। इसमें ये आपको कैट इस्तेमाल हुआ था, ये कैट भी है। दूसरे स्टेप में ब्रा इस्तेमाल हुआ था, ये ब्रा भी है। लेकिन वो थ्योरम कहती है कि ये अगर आपने एक डिफरेंट रखे ना, यहाँ ए और यहाँ बी डिफरेंट रखे, फिर नहीं, अगर ए और बी दोनों सेम रखें, ये डिफरेंट कैसे होगा, ये ज़रा ये अगले स्लाइड में बताता हूँ। लेकिन ये कि आप फिलहाल थ्योरम में ना ये रिस्ट्रिक्शन है कि ये दोनों सेम होने चाहिए और फिर इसकी तमाम कंप्लीट सम होने चाहिए। ये बेसिस वेक्टर है, और अगर ऑर्डिनरी आपकी बेसिस है तो एक्स वाई और जेड तीनों को शामिल करें, तीनों को ज़रूर शामिल करें, यानी बेसिस को कंप्लीट करें। इससे इसका नाम रिलेटेड है, इस थ्योरम को कहते हैं कंप्लीटनेस। यानी मतलब ये कि पहले आप इसे कैट ये चेंज करें, फिर यही देखें ना कि यहाँ ए होता था। अब वैसे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस स्टेप में भी पहले ए करेंगे, फिर इसको ए ही करेंगे, तो ये वापस आ जाएगा साई ए। तो इसका मतलब है कि ये जो कुछ है आई वो चेंज नहीं करेगा। ये तो ये ऑपरेशन को मैं बाद में भी तक आता हूँ, फिलहाल मैं इसका प्रूफ दे दूँ कि ये चेंज नहीं करेगा। वैसे मैंने अभी जो आपको समझाया उसमें बोल तो मैंने दिया है, लेकिन स्टेप में अगर आप डिमांड करें तो स्टेप्स ऐसे होंगे कि आप इसे, ये थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि ये जिसके ऊपर ऑपरेट करेगा किसी पर भी, किसी साई स्टेट वेक्टर पर, तो ये चेंज नहीं करेगा, आइडेंटिटी होगा, ये सेम आएगा। और प्रूफ जस्ट एक लाइन का है कि आप इसे अगर इसको अगर आप इस साई कैट पर ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये जो ब्रैकेट है ए साई ब्राकेट, ये लैंग्वेज जरा आपको ऐसा सादी हो जाना चाहिए, ब्रा कैट, ये जो ब्रैकेट है डॉट प्रोडक्ट है, ये यहाँ इसको देखें, ये क्या है। अगर यहाँ ए होता तो क्या होना था, ये साई ए होना था ना, तो यहाँ इसकी जगह साई ए लिख दिया। अभी कैट ऐसा ही मौजूद है। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करें। ये फंक्शन कैट ये किसके बराबर है, ये साई कैट के। अच्छा, यहाँ बस एक है, ये मैंने इक्वेशन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इक्वेशन वही है जो कि ये इक्वेशन है। अब आपको ज़रा मैथमेटिकली अलर्ट रहना चाहिए कि अगर यहाँ इंटेग्रल है और यहाँ सम लिखा है, तो अगर एक कंटिन्यूस हो ना तो इस सम का मतलब इंटेग्रल ही है। ये आपको बेहतर है। अब आइंदा जो है ना, ये हर रिजल्ट जो है ना, मेरे लिए शायद मुमकिन ना हो कि मैं हर रिजल्ट को समेशन के लिए लिखूँ, इंटेग्रल को भी लिखूँ। कुछ खुद भी आपको ज़रा अलर्ट रहना होगा कि समेशन इंटेग्रल भी एक समेशन होता है, तो इस वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि अलहदा रिजल्ट लिखा जाए। लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि अलहदा लिखूँगा आसानी के लिए, लेकिन अगर ना लिखा जाए तो आपको ये समझ होनी चाहिए। अच्छा, अब इस स्लाइड को उससे अगली स्लाइड पर जाने से पहले मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ मैंने कहा था कि ये जो है ना, एक वेव फंक्शन को वेव वेक्टर और फिर वेव वेक्टर से वेव फंक्शन, ये दो स्टेप का काम एक ही स्टेप में हो सकता है। स्टेप जो है वो ऑपरेशन है, ये मैंने पहले लफ्ज़ लिख दिया, और ऑपरेशन क्या है ये आखिर में अब लिखा है। ठीक है, कि ए को मैंने कहा था ओल्ड और बी को कहा था न्यू। यहाँ बाकायदा मैंने लिख दिया, ए के बजाय ओल्ड लिख दिया है, तो ये क्या होगा, ये साई ओल्ड जो है ये ब्रैकेट है ओल्ड की और साई की, ये तो यही इक्वेशन है ना, इसी को ही लिखा हुआ है ओल्ड में। और फिर ओल्ड की जगह ये जो है ना, ये साई कैट की जगह ये जो लिखना है, ये साई न्यू वो ये है। ये थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा कि ये जो है ना, ये इसमें जो ये है वो
वो राइट साइड पे है, और फिर ये इसके इक्विवेलेंट ऑपरेशन जो कि लेफ़्ट साइड पे है वो लिखा है। बस फ़र्क नहीं पड़ता अगर लेफ़्ट राइट साइड दोनों इक्वल होते हैं, जिस भी तरतीब से लिख लें। तो ये जो साई है ये इसके बराबर है, और ये इसको इधर लिखा है, इसके लिए एक जगह न्यू लिख दिया है। तो अब ये जो न्यू है ये इसको ओल्ड, ये जो ब्रा है इसको समेशन के अंदर ले जाएं तो ये साई ओल्ड और न्यू की ब्रैकेट होगी, और ये जो है ना ये न्यू, ये इधर ये देखें ये साई न्यू वेव फंक्शन होगा। तो ओल्ड वेव फंक्शन और न्यू वेव फंक्शन एक ही ऑपरेशन में और एक ही स्टेप में रिलेट हो गए। ये इसका मतलब है कि कोई सा आप ओल्ड ले सकते हैं, कोई सा न्यू ले सकते हैं, और सारे वेव फंक्शन इससे रिलेटेड होंगे। अब ये जो चीज़ सारे वेव फंक्शन को रिलेटेड होगी उसकी इंपॉर्टेंस तो आप समझ सकते हैं। इस वजह से शायद मेरे ख्याल में तो ये कि क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली थ्योरम ये है, क्योंकि ये सारे वेव फंक्शंस को डायरेक्टली रिलेट कर देती है। अब इसकी एक मिसाल, अगर आपको मिसाल के बगैर समझ नहीं आती तो इसकी एक मिसाल मैं आपको ये देता हूँ इसी की, कि मैं ओल्ड को पोजीशन ले लेता हूँ एक्स, और न्यू को मोमेंटम ले लेता हूँ। ये एच बार से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मोमेंटम बन जाएगा, और इसको आमतौर पर मोमेंटम ही कहते हैं। अब पिछली जो इक्वेशन है इसको मैंने दोबारा ये इधर आपको दिखा दिया है। अब ये भी जो पिछली स्लाइड में आखिरी इक्वेशन थी, अब इसमें ओल्ड की जगह एक्स कर दें और न्यू की जगह आप के कर दें तो क्या बनेगा, वो ये बनेगा। क्या ओल्ड की जगह एक्स कर दिया और यहाँ जो न्यू था उसकी जगह मोमेंटम कर दिया, और ओल्ड और न्यू का डॉट प्रोडक्ट ओल्ड एक्स और न्यू के, ये इनका डॉट प्रोडक्ट इन ब्रैकेट ये इधर आ गई, ठीक है। अब ये रिज़ल्ट तो इसी को ही ये एक जनरल लिखा था और ये एक स्पेशल, इसको स्पेशलाइज किया, कोई नया नहीं है। और जैसे मैंने कहा था ना, आपको ज़रा आदी बनना पड़ेगा कि यह समेशन है और यह इंटेग्रल है, तो आप ये ना समझिए कि डिफरेंट है। समेशन इंटेग्रल भी एक समेशन ही है। तो ये तो आप समझ लीजिए कि अगर आप समझ कर करें तो ये मैंने वही इक्वेशन को स्पेशल केस के लिए लिखा, कोई नई इक्वेशन नहीं लिखी। अब ये जो है ना, ये रिजल्ट अगर आपको एक नया लग रहा है तो आप देखते हैं एक फोरियर ट्रांसफॉर्म एक रिजल्ट मौजूद है मैथमेटिक्स में, जिसका मैंने जिक्र भी किया हुआ है पहले। अगर नहीं भी है तो आप इसको अब भी देख सकते हैं। ये इसको ट्रांसफॉर्म इस वजह से कहते हैं कि के पर इंटीग्रेशन होगी तो ये के ट्रांसफॉर्म हो गया एक्स में। अब ये जो है ना, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म की मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यू कैन सी दैट कि अगर ये चीज़, ये जो ब्रैकेट है, अगर ये इसके बराबर हो तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो कुछ है, ये जो पिछली स्लाइड में आखिरी इक्वेशन थी, अगर उसे को समझना आपके लिए मुश्किल था तो अब इसके इस्तेमाल की एक मिसाल दे दी है, और उम्मीद है अब तो समझना आसान हो गया होगा। अच्छा, फिलहाल तो हम आगे चल सकते हैं इस लेक्चर में तो आगे, लेकिन ये यहाँ ये जो चीज़ है ये इसका अगले लेक्चर में इसका बहुत इस्तेमाल है। तो मैं ये आपको पॉइंट आउट भी कर दूँ, याद रखिएगा, जिसकी ये इस इक्वेशन के ऊपर मुझे कमेंट करना है, और उस कमेंट की ज़रूरत अगले लेक्चर में है। वैसे इस लेक्चर में तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल यहाँ ही पॉइंट आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगले लेक्चर में ये चीज़ नहीं होगी। तो उस वक्त इस बैकग्राउंड के बगैर इस इक्वेशन को अपने तौर पर याद रखना भी सीखें, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी उस बैकग्राउंड के बगैर भी। तो उसके ऊपर मैं कमेंट कर देता हूँ, जो कुछ मैंने कहा है उसकी एक रेपिटेशन ही होगी, लेकिन वो रेपिटेशन ज़रूरी है। वो ये कि ये जो है ना, ये इक्वेशन ये तो मैंने दोबारा टाइप की है। अब इसमें अब इसे कंपेयर करें इस बात से कि जो कि पिछली स्लाइड में मैंने लिखा था, वहाँ बी लिखा था। अब उसके बजाय मैं आपको अगर बी के बजाय एक्स कर दूँ तो वेव वेक्टर से अपने वेव फंक्शन को वेव वेक्टर में कन्वर्ट किया था पहले पिछली स्लाइड में, और बाद में दूसरा स्टेप किया गया था, वेव वेक्टर को दोबारा वेव फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया था। अब ये जो इक्वेशन है वेव वेक्टर को वेव फंक्शन में कन्वर्ट करने की, अगर आपका इसके साथ कंपेयर करें तो आप ये देखेगा कि साई की जगह के है, तो ये साई एक्स के बजाय के एक्स लिख सकते हैं। तो ये के एक्स किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो इसको डिस्क्राइब ऐसे कर सकते हैं वर्ड्स में कि ये जो है ना, ये क्या है, ये इसको टाइम डिपेंडेंस भी शामिल कर दे तो ये प्लेन वेव है। प्लेन वेव को के एक्स इस वजह से आप कह सकते हैं, किताबों में आप तौर पर कहा नहीं जाता, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल करने का प्लान रखता हूँ अगले लेक्चर में। वो ये है कि इसको के एक्स कहना इसलिए से यूजफुल है कि आप कहें कि ये ऐसा वेव फंक्शन है जिसका नाम के है, जिसका लेबल के है। ये वेव फंक्शन के नाम के लिए लेबल के लफ्ज़ के भी आप इस तरह सीखें।
लेबल के का मतलब है इसकी निशानी जो है ना, इस वेव, प्लेन वेव की निशानी है कि प्लेन वेव जितनी भी वेव है इसमें हर जगह वेवलेंथ एक ही है, एक ही वेवलेंथ है, इसका मतलब है के एक ही है। तो के इसकी निशानी है, निशानी इसका नाम है। तो ये के एक्स वेव फंक्शन है जिसका नाम जिस वेव फंक्शन का नाम के एक्स हो वो प्लेन वेव है। इसकी जरूरत नेक्स्ट लेक्चर में पड़ेगी। अभी जो है ना इस लेक्चर में, इस पोर्शन की आज के लेक्चर में जरूरत नहीं है। इस पोर्शन के लिए वापस इधर जाएं और फिर अगला कमेंट मैं करता हूँ यहाँ से। और वो ये अगला कमेंट ये है कि ये जो कंप्लीटनेस है जिसको मैंने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली थ्योरम है, इसके मैंने 3 यूजेज दिखाने का प्लान है इस लेक्चर में भी। नंबर 1 ये है कि ये जो ये एक अगर ए और बी का ब्रैकेट है तो उसमें बी की जगह दरमियान में अगर आप यहाँ आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी तो नंबर 1 की तरह है, वो तो आप कहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन ये नॉन ट्रिवियल रिजल्ट है कि वो जो आइडेंटिटी है जो कि हर जगह हो सकती है वो इस कंप्लीटनेस के भी बराबर है, कैट और ब्रा। अच्छा अगर ये बराबर है तो क्या ये कैलकुलेशन करें, एक ब्रा को इस कैट के सम के अंदर ले जाएं। और ये जो आई भी है, इससे पहले मैंने इसको ये ब्रैकेट इसको मैंने मैं ख्याल अभी पिछली स्लाइड में मैंने आई की जगह एक्स लिखा था और बी की जगह साई लिखा था। तो ये क्या था, साई ऑफ एक्स। तो अब ये सिंबल बदल गए हैं, तो आप ये कहेंगे साई ऑफ एक्स के बजाय बी ऑफ आई। अब बी ऑफ आई जो है ना, अगर एक्स क्यूब कंटिन्यूस है तो लिखने का तरीका ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को राउंड ब्रैकेट में लिखा जाता है। लेकिन आई अगर डिस्क्रीट है तो ट्रेडिशन ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। तो ये चीज़ हो गई, ये यहाँ मैंने चेंज नहीं की थी, यहाँ चीज़ आ गई। और इधर आए तो ये जो कुछ है ना, ये इसकी निस्बत एक फ़र्क है कि यहाँ कैट और ब्रा इंटरचेंज है। तो इंटरचेंज के लिए पहले आपको हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेना होगा, और क्योंकि ये एक नंबर है तो ट्रांसपोज की जरूरत नहीं है, तो हर्मिशियन कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होगा। तो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, फिर इसके बाद तो ये दोनों एक ही हो गए हैं। जिस तरह अगर ये बी आई था तो ये ए आई होगा और एक कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि अब ये जो एक रिजल्ट है, इस पहली बात मैं एक तो बात इमीडिएटली पॉइंट आउट कर दूं कि ये रिजल्ट कोई नया रिजल्ट नहीं है, सिंबल जरूर नए हैं, लेकिन ये एक जो ऑर्डिनरी रिजल्ट है जो आप जानते हैं कि ए डॉट बी ऑर्डिनरी वेक्टर के लिए वो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी होता है। अब ज़रा सा गौर करें तो ये वही है, बस ये क्योंकि यहाँ 2 है तो मैंने इस तरह लिख दिया, और अगर 2 से ज़्यादा हो सकते हैं तो इन जनरल सिंबल समेशन का सिंबल इस्तेमाल कर लिया है। और ऑर्डिनरी वेक्टर में क्योंकि कंपोनेंट रियल होते हैं तो वहाँ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपको कोई नहीं पढ़ाता। इन जनरल होना चाहिए कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर कंपोनेंट कम्प्लेक्स हैं। तो कंपोनेंट कम्प्लेक्स होने की ऑर्डिनरी वेक्टर में तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन होता है वो वेव वेक्टर का एक तरह से कंपोनेंट होता है, और वेव फंक्शन कम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो इन जनरल में मैथमेटिक्स में कम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन की ज़रूरत है। और वो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन किसका होता है ये याद रखिएगा, रिजल्ट जो ब्रा वेक्टर है इसी उसके कंपोनेंट का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। इसी वजह से क्वांटम इसको ब्राकेट कहते हैं। ब्राकेट कहने का मतलब ये है कि आपको कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है इसकी केयर करना होगी। आप इंटरचेंज नहीं कर सकते कि लेफ्ट को राइट कर दें राइट को लेफ्ट कर दें, क्योंकि लेफ्ट सिर्फ लेफ्ट वाले का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना है, राइट का नहीं होना। यानी सिर्फ ब्रा जो है ना, जिसको ब्रा डिक्लेयर करें वो है उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना है। तो ब्रा और कैट को आप केयरलेस नहीं हो सकते, इंटरचेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब यही जो क्वेश्चन है इसका कंटिन्यूस वर्जन, कंटिन्यूस का मतलब है आई डिस्क्रीट नहीं है, अब आई कंटिन्यूस हो गया, कंटिन्यूस हो गया उसको मिसाल के तौर पर एक्स कह सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ तो वही है, बस सिंबल ही चेंज किए हैं, बी के बजाय साई है और ए के बजाय फाई है, और राइट साइड पे इस रिजल्ट को अब ये स्टेप आप खुद भी रिपीट कर सकते हैं। हर जगह आई के बजाय एक्स लिख दें और ए की जगह फाई लिख दें और बी की जगह साई लिख दें। मैं स्टेप में पर टाइम नहीं लगाता, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूँ। और ये मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये जो है ना आई पर सम जो है ये एक्स पर इंटेग्रल बन जाता है, कंटिन्यूस समेशन इंटेग्रल बन जाती है कंटिन्यूस में। और बी आई की जगह अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूस हो ना तो इसको सबस्क्रिप्ट में लिखने से तो कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि कैलकुलस में साई सबस्क्रिप्ट एक्स का मतलब होता है साई का एक्स डेरिवेटिव। तो अगर हम वो ये कहना चाहते हैं कि ये साई का एक्स डेरिवेटिव नहीं है बल्कि साई फंक्शन है, तो इसको राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये बी आई के बजाय क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गया तो एक चेंज तो ट्रेडिशनल है, जैसे मैंने बता दिया कैलकुलस की ज़रूरत है।
इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो ब्रा है इसके कंपोनेंट अब जरा आदि हो जाए, कंटिन्यूस कंपोनेंट भी हो सकते हैं, और उसका नाम होगा फाई ऑफ एक्स। क्योंकि फिलहाल मैथमेटिकली ये फंक्शन है, इसको क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर लें या जैसे भी करें, इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। तो ये आपने ये याद रखना है। आप ये जो इक्वेशन है इसका एक मैथमेटिकल यूज़ है, और वो मैथमेटिकल यूज़ ये है कि अगर आपसे कोई कहे ना कि फंक्शन का फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, तो आप ये ना समझ लीजिए कि अब तो फंक्शन, अगर आप अभी तक आपके जहन में वेक्टर की वो लिमिटेशन बाकी है कि वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इस लिमिटेशन से निकलें। अगर आप इस लिमिटेशन में हैं तो आप कहेंगे जी साइन एक्स का कॉस एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, और या एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स का लॉग ऑफ एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि इनके दरमियान तो म्यूचुअल एंगल ही नहीं है। लेकिन अब मैं बता दूं आपको, ये काफ़ी अब आपको ज़रा आदी हो जाना चाहिए कि वेक्टर जो है ना वो फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तक लिमिटेड नहीं है। वेक्टर कोई सी मैथमेटिकल क्वांटिटी हो सकती है जो कि सारे कंपोनेंट को रिलेट कर दे। असल ज़रूरत इस मैथमेटिक्स की है, रिलेशनशिप की है, फिजिकल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। इस वजह से अगर आपको क्योंकि एक्सपोनेंशियल को लॉग से का डॉट प्रोडक्ट बताएं तो आप क्या करें, एक्सपोनेंशियल को लॉग से मल्टीप्लाई करें, और अगर रियल है तो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की ज़रूरत नहीं है, और अगर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो ब्रा के कंपोनेंट का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इंटीग्रेट कर दें। ये फंक्शन का फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट भी होता है, और वो ये होता है। एक तो ये यूज़ है, ये तो हो गया मैथमेटिक्स में। और जो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ है वो ये है कि ये देखिए, ये जो ब्रैकेट है ये ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड है स्टेट साई से स्टेट फाई में। तो अगर आपको स्टेट साई और स्टेट फाई, पुरानी स्टेट और नई स्टेट के, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एटम में ये ग्राउंड स्टेट हो सकती है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, और आपको कैट वेक्टर नहीं पता, आपको हो सकता है आप ऐसी किताब पढ़ रहे हो जिसमें कैट वेक्टर का जिक्र ही ना हो। ऐसी किताबें हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, सिर्फ वेव फंक्शन है, आपको सिर्फ ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन पता है और एक्साइटेड वेव फंक्शन पता है। अब आप कहेंगे खाली वेव फंक्शन से हम ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट कर लें, तो जवाब ये है कि पुराने वेव फंक्शन जिससे चेंज शुरू हुई उसका वेव फंक्शन, और जिसमें चेंज खत्म हुई उसका वेव फंक्शन, मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रेट कर दें, आपको ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड में जाने का ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। ये तो एक मिसाल है, कुछ भी हो सकता है, और स्क्वायर कर देंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। और वेव फंक्शन अगर आपने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है तो ये कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स मैंने आपको शायद कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स डिस्क्राइब करती है। लेकिन इसके लिए वेव फंक्शन आपको करना पड़ेगा, और ये काम बाकी है। अच्छा, इसके बाद मज़ीद ये है, इसी का ये जो ये थ्योरम है ना कि जिस कंप्लीटनेस या आइडेंटिटी की कंप्लीटनेस, इसका एक दूसरा यूज़ वो ये है कि ये जो इक्वेशन अभी मैंने लास्ट स्लाइड में लिखी थी, इसमें अब स्पेशल केस लें कि ये कैट और ब्रा सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो इंटीग्रल है ये फाई के बजाय साई हो जाएगा। और इसको आप पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो नॉर्मलाइजेशन के मुताबिक ये क्वांटिटी 1 है। अब आगे ज़रा सा अलर्ट रहे हैं, अगर ये क्वांटिटी 1 है तो ये भी 1 है। अच्छा, अब आपको अगर ये पता है कि ये 1 है तो इसका 1 होना कोई नई खबर है, इसको नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है इसका 1 होना, और जवाब ये है कि यस ये नई है, क्योंकि यहाँ तक अगर आप ये कर रहे थे तो आप सिर्फ एक्स तक लिमिटेड थे पोजीशन के फंक्शन, लेकिन अगर आपने इसको कर लिया तो आप मैथमेटिक्स से कि डमी वेरिएबल है एक्स को के से रिप्लेस कर दें, लेकिन जो मैथमेटिक्स का डमी वेरिएबल का रिजल्ट है उसका क्वांटम मैकेनिक्स में इस्तेमाल समझे ना। इसका मतलब अगर ये पोजीशन वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो इस रूट से कहीं या डायरेक्टली अब याद रख लें मोमेंटम वेव फंक्शन भी नॉर्मलाइज है, और हर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होता है। तो जो हर का लफ्ज़ मैंने बोला है ना ये जनरल है, जनरलिटी यही होती है जिसमें ज़्यादा चीज़ें कवर हो। तो जब मैंने हर कहा है तो हर वेव फंक्शन के लिए अगर आपके पास एक रिज़ल्ट आ गया है तो वो एक ज़्यादा जनरल रिज़ल्ट है। अच्छा, पूरे क्वांटम मैथ्स के कोर्स में अगर मैं कभी जनरल कहूँगा तो उसका मतलब यही होगा कि जनरल का मतलब है ये एक बड़ा वाइडर सेट, और वाइडर का मतलब है जिसमें सारे वेव फंक्शन शामिल हैं। अगर जनरल का कोई और मीनिंग होगा कभी कभार रेयरली तो मैं बता दूंगा, वरना जनरल का मतलब यही समझेंगे, जिस जनरल का मतलब है सारे वेव फंक्शन शामिल हैं।
यहाँ क्या है, पोजीशन वेव फंक्शन भी, मोमेंटम वेव फंक्शन भी, और नॉर्मलाइजेशन भी हर एक के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी। ये जनरल हो गया ना, इसमें सारे शामिल है। अच्छा, अब आखिरी जो टॉपिक रह गया है कि लेक्चर में, वो ये मैंने वो जो आउटलाइन में लफ्ज़ बोला था, रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि रिप्रेजेंटेशन, ये देखें, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, ऑर्डिनरी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है एक्स वाई और दैट कंपोनेंट। और अब एक दूसरा इस्तेमाल ये है कि स्टेट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है उससे रिलेटेड जितने वेव फंक्शन होते हैं। अब गौर करिए रिप्रेजेंटेशन में क्या कॉमन बात है, और जवाब ये है कि रिप्रेजेंटेशन नंबर्स हैं। एक वेक्टर है ना, ऑर्डिनरी वेक्टर, उसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट भी नंबर्स हैं। और साइंस में अहमियत ये है कि नंबर सिर्फ मेजरेबल होते हैं। जो चीज़ें नंबर नहीं हैं उनको हम क्यों मानते हैं, ये एक सोचने की बात है। जो हम देख सकते हैं, जो मेजर कर सकते हैं, वो नंबर्स हैं। तो अगर आपने एक्चुअल फिजिकल साइंस करनी है तो आपको इवेंचुअली सब कुछ को नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। और नंबर में कन्वर्ट करने का मतलब है रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना होगी। ये सिर्फ टेक्निकल टर्म है, और आप कहना नंबर में कन्वर्ट करना होगा, बस उसको टेक्निकली कहते हैं रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना होगी। अब आपके पास ये जो है ना, तीन चीज़ें हैं इस इक्वेशन में। ये तो वह है जिससे मैंने आज का लेक्चर शुरू किया था कि ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है। ऑपरेटर एक्ट्स ऑन अ वेक्टर एंड गिव्स ए वेक्टर। वहाँ साई और फाई कहा था, और शायद ये मसला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इंटरचेंज थे, ठीक है। लेकिन आप ज़रा फ्लेक्सिबल रहें और यहाँ ये जिस लेटर की चेंज से आप इसको डिफरेंट ना समझें। जब आपके पास दो वेक्टर्स हैं और एक ऑपरेटर है, अब वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन तो आपको पता है, ऑर्डिनरी वेक्टर हो उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। अगर आपने उसका एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है तो उसको आप आई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से करते हैं, जे कर देंगे तो वाई कंपोनेंट मिल जाएगा एंड सो ऑन। तो आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट में कन्वर्ट करना आता है। और डायरेक्ट नोटेशन में, क्वांटम मैकेनिक्स में जो इस्तेमाल होने वाली नोटेशन है, वैसे कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन आपने क्वांटम मैकेनिक्स में सीखी है, उसमें डॉट प्रोडक्ट को ब्रैकेट कहते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन को दोनों साइड का आई के साथ, आई का वो ऑर्डिनरी आई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये ब्रा है जिसका लेबल आई है और इंटीजर लेबल है, उसके साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ तो एस आई बन गया। अभी तो मैंने बी आई लिखा था पिछली स्लाइड में, तो लेटर एस के साथ कर दें, एस आई हो गया। तो ये एस तो कन्वर्ट हो गया नंबर में, नहीं रिप्रेजेंटेशन में। अच्छा, अब अगली इन दोनों में से आप किसकी पहले रिप्रेजेंटेशन तलाश कर सकते हैं, और जवाब ये है कि आर वेक्टर है, इसका तो हमें पता है ना। जैसे एस वेक्टर को कन्वर्ट कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन में, हम आर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको वैसे पता तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करें। यहाँ तो एस के साथ तो एक फ्री सा आप ब्रा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आर के साथ ब्रा कहाँ से इंट्रोड्यूस होगी, ये ज़रा सोचिए। जब इसका काम करेंगे तो साथ ए का मसला भी हल हो जाएगा। सोचिए, अगर आपने सोच लिया है या नहीं सोचा है, नहीं केस अब मैं बता देता हूँ। वो ये है कि आर के यहाँ एस के तो यहाँ इधर मैंने मैनुअली कर लिया था ना, यहाँ आर के साथ करने के लिए आपको यहाँ आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि कंप्लीटनेस है। तो उसमें ये जो कैट और फिर ब्रा जो है ना, वो जिस तरीके ये आर को नंबर में कन्वर्ट कर देगा, आर जे, जिस तरीके से एस को एस आई में हो गया, आर जे बन गया। तो अब ये आर की भी रिप्रेजेंट होगी। अब ये देखिए, ये एस की रिप्रेजेंटेशन पहले हो गई थी, आर की भी अब हो गई। और अब ए के लिए अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही समझिए इस प्रोसेस में। ये देखिए ना, आई ए को मैं समेशन के अंदर ले गया था, साथ साथ देखिए कि ये मैंने उसका सॉरी पॉइंट आउट नहीं किया, लेकिन अगर आप इसको दोबारा देख लें तो ये जो है ना, ये ए भी नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। ब्रा, ये ए जे जो है ना, ये एक कैट है, एक ऑपरेटर एक्स ऑन वेक्टर एंड गिव द वेक्टर, ऑपरेटर कैट वेक्टर गिव द कैट वेक्टर, और कैट और साथ ये ब्रा, ये एक ब्रैकेट है, और ब्रैकेट एक नंबर है, उसको मैं ए आई जे लिख सकता हूँ। और इस तरीके से लिखने का फ़ायदा पता क्या है, वो ये है कि ये रिजल्ट का आपको याद भी रखना, और अगर आप ये नाम रखेंगे तो याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। पता है कैसे, आपने कभी गौर किया है कि एक मैट्रिक्स को कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, मैट्रिक्स से 2x2 मैट्रिक्स से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अब इस दौरान चाहे इसको वीडियो को पॉज करके आप खुद थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। ये होगा A11 A12 A21 A22 और इधर होगा R1 R2, मल्टीप्लाई करेंगे और करेंगे कॉलम इंडेक्स, ये जो कॉलम के अंदर इंडेक्स है उसके साथ मैच करेगा और दोनों पर सम होगा। तो ये जो कुछ है ये मैट्रिक्स इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर मैं इसको आर को, अब मुझे इंडिसेस लिखने की जरूरत नहीं है, ये आर कॉलम हो गया, ए मैट्रिक्स हो गई, एस बी कॉलम होगा, क्योंकि मैट्रिक्स को कॉलम से मल्टीप्लाई रिजल्ट एक मैट्रिक्स होती है। अब ये देखें, अब इस रिजल्ट को छोड़कर आपको डायरेक्टली याद रखना है हुआ क्या, कि इसकी जब रिप्रेजेंटेशन था तो क्या हुआ। देखिए इक्वेशन एग्जैक्टली वही है, और इस रिजल्ट का आगे अगले लेक्चर में मुझे बहुत इस्तेमाल करना है
कि जब आपको नंबर में कन्वर्ट करें, नेमली रिप्रेजेंटेशन फाइंड करें, तो इक्वेशन चेंज नहीं होती, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाती है। एस वेक्टर, अच्छा ये ज़रा बड़ा याद आसान होगा, साउंड से याद रख सकते हैं। कैट की रिप्रेजेंटेशन कॉलम होती है, ये कैट है, ये भी कॉलम है, लेकिन ऑपरेटर की रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स होती है। ये एक नया रिजल्ट है, आपको याद रखना होगा। और निशानी ये है कि इसके ऊपर जब हैट है ना तो ये ऑपरेटर है, जब ये हैट नहीं है तो ये मैट्रिक्स है। तो ऑपरेटर की रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स होती है, कैट की कॉलम होती है। और ब्रा की क्या होगी, यहाँ नहीं लिखा, लेकिन अगर कैट की कॉलम होगी तो ब्रा क्योंकि लेफ्ट पर आता है तो कॉलम के बजाय रो होगी। ये अंडरस्टूड रिजल्ट के तौर पर किसी हो सकता है कोर्स में किसी वक्त भी आ जाए ब्रा के बारे में। मैं कोशिश करूँगा आपको पॉइंट आउट कर दूँ, लेकिन आपको मेंटली इस वक्त भी रेडी होना चाहिए। अच्छा, ये तो था डिस्क्रीट के लिए। अगर डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन के रास्ते आई पर सम करें, अगर आप कंटिन्यूस के लिए करें तो एक तो एडवांस्ड लेसन जो कि नेक्स्ट स्लाइड में वो एडवांस है, जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है वो करें, और अगर नहीं तो उसे आप छोड़ सकते हैं। उसमें तो बाकायदा प्रूव किया हुआ है नेक्स्ट में कि डेरिवेटिव भी एक मैट्रिक्स है। अगर इसको आप नहीं करना चाहते तो कम से कम इतना सोचें कि कंटिन्यूस में वे फंक्शन होंगे, कॉलम के बजाय फंक्शन होंगे। तो अगर फंक्शन को चेंज करेगा तो क्या चीज़ चाहिए जो फंक्शन को चेंज करेगी? और जवाब यह है कि मिसाल के तौर पर ये हो सकता है कि फंक्शन को चेंज कर सकते हैं एक डेरिवेटिव। ये नेम चेंज हुआ, इसको थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी इंटरचेंज है, लेकिन ज़रा ध्यान से करें, ठीक है। ये इसके बजाय ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, तो ये है। तो इसका मतलब है कि ये तो कॉलम की जगह वे फंक्शन आ गया कंटिन्यूस में, डिस्क्रीट में कॉलम है, और ये दूसरे कॉलम की जगह वे फंक्शन आ गया। यानी कैट वेक्टर जो है ना, यानी वो रिप्रेजेंट हो गया डिस्क्रीट में कॉलम से और कंटिन्यूस में फंक्शन से, जो कि क्वांटम मैथ्स में वे फंक्शन हो सकता है। और ये भी वही चीज़ है। और ऑपरेटर किससे हुआ है, ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग से भी आप कह सकते हैं कि ऑपरेटर किस से रिप्लेस हुआ कंटिन्यूस में, डेरिवेटिव से। लेकिन ये अगर इस तरीके से मैं जिस तरह कहते हैं पिछली दो स्लाइड, तो इसका मतलब है कंटिन्यूस और डिस्क्रीट को आपको अलग-अलग याद रखना होगा। आपको लगेगा कि जिस तरह ये दो अलग रिजल्ट हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, अगर आपको ज़रा एडवांस टॉपिक को भी समझ लें तो फिर आप देखेंगे ये दो अलग-अलग रिजल्ट नहीं है, ये एक ही हैं। अगर आप अलग-अलग याद करना चाहते हैं तो पिछली स्लाइड का रिजल्ट ये है कि ऑपरेटर रिप्रेजेंट होता है मैट्रिक्स से और डिस्क्रीट में, और इस स्लाइड का रिजल्ट ये है कि ऑपरेटर रिप्रेजेंट होता है डेरिवेटिव से कंटिन्यूस में। और ये मैंने शुरू में भी अपने आउटलाइन में भी कहा था कि अगर आप ऑपरेटर के बारे में अभी तक ये सोचते हैं ना, ऑपरेटर के आपके जहन में सिर्फ डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव भी ऑपरेटर, जिस तरीके से मैंने एक ऐसे तरीके से ऑपरेटर इंट्रोड्यूस किया कि आपके लिए नया है, आप समझते हैं ऑपरेटर ऐसा नहीं होता। लेकिन आप ये देख रहे हैं वो जो आपके लिए पुरानी चीज़ थी डेरिवेटिव, वो इसी के स्पेशल केस के तौर पर निकली है। अब ये बात तो मैंने वैसे सिर्फ एक डिस्कशन की है, प्रूफ नहीं की। लेकिन अगर प्रूफ चाहते हैं तो थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिक्स है, वो एक नेक्स्ट ऑप्शनल स्लाइड उसको भी कर लें, तो बाकायदा आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा कि ये जो कुछ है, यानी डेरिवेटिव भी एक मैट्रिक्स है और वो ऑपरेटर की रिप्रेजेंटेशन है। ये एडवांस्ड ऑप्शनल टॉपिक है, लेकिन जो सुनना चाहें उनके लिए आखिरी स्लाइड भी है, आप इस पर सुन भी सकते हैं, और अगर आप सुनना चाहें तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। वो ये कि रिज़ल्ट, ये जो रिज़ल्ट है ये तो वो है जो कि स्लाइड 7 में पहले था, ये स्लाइड 9 है तो 2 स्लाइड पहले, ठीक है। तो वो ये था कि ये तो एक मेरा ख्याल है, होपफुली मुझे कहने की ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तो मैंने लिखा है ये रिज़ल्ट। कंटिन्यूस केस में ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर कंटिन्यूस है तो राउंड ब्रैकेट में होगा, और ये भी उस तरह की चेंज ही है। और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर दो हैं तो ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लिखने का ये तरीका है, और समेशन इंटीग्रेशन हो जाएगी। और जब तक कोर्स में ना बताऊं उस वक्त तक ये होगा आई एक्स से रिप्लेस होगा तो जे वाई से होगा। आप चाहें तो इसको रिजल्ट को याद भी रख सकते हैं, और अगर इससे कोई डिफरेंट बात होगी तो मैं पॉइंट आउट कर दूँगा। अच्छा, तो ये रिजल्ट तो आपके लिए नया रिजल्ट नहीं होना चाहिए, इसी का ही कंटिन्यूस क्वेश्चन है। अब इसका एक क्या हो कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो अब सोचने का तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, मैं सिर्फ आपको एक क्लेम बता देता हूँ। अगर आपने कुछ सोचा है तो इंटीग्रेशन ख़त्म कैसे हो सकती है, वाई एक्स में शिफ्ट कैसे हो सकता है, मैंने टेक्निकल टर्म बोली है शिफ्ट।
इससे शायद किसी को याद आ जाए कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट डेल्टा की। ये जो पहला डायरेक्ट डेल्टा है ये y को x प्लस एक्स में शिफ्ट करेगा, जो दूसरा डायरेक्ट डेल्टा है ये y को x में शिफ्ट करेगा। अगर आप इसकी जगह ये पुट कर दें तो पहले y जो था, ये जो y था ये x प्लस एच में शिफ्ट हुआ इसकी वजह से, फिर y x में शिफ्ट हुआ उसकी वजह से, और अब इन दोनों का शिफ्ट के बाद डिफरेंस लें और अब पहचानते हैं ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है। उसका मतलब है कि ये पिछले लेक्चर में मैंने तो एक डिस्कशन की थी, एक प्लॉजिबिलिटी जिसे कहते हैं ये की थी कि जी ये एक रीजनेबल रिजल्ट है, और अब उस रीजनेबल रिजल्ट को जिस क्लेम किया था उसका बाकायदा मैथमेटिकल प्रूफ है कि जो डेरिवेटिव है ये भी मैट्रिक्स है जिसका रो इंडेक्स, जो कि आई रो इंडेक्स होता है ऑर्डिनरी मैट्रिक्स में। हाँ, तो आई डिस्क्रीट होता है तो आप कह सकते हैं पहली दूसरी तीसरी रो। बस आपको थोड़ा मेंटली फ्लेक्सिबल होना होगा, लाजमी नहीं है कि आप इसे दिखा सकें 1 2 3, आप इसे इमेजिन कर लें जैसे एक्स है, अगर एक्स इधर से नीचे जाएगा तो अच्छा रो आई शुड से रो इंडेक्स इधर होता है। अगर आप एक्स को ऐसे चेंज करें, कंटिन्यूसली चेंज करें तो ये रो इंडेक्स होगा, और अगर आप जे को कंटिन्यूसली चेंज करें, वाई कहकर चेंज करें तो ये कॉलम इंडेक्स होगा। तो ये जो डेरिवेटिव है ये भी एक मैट्रिक्स है, ये कंटिन्यूस मैट्रिक्स है। अगर तो एक आप और क्वांटम मैकेनिक्स की एक और दूसरी टर्मिनोलॉजी है कि डेरिवेटिव जो है ना ये ऑपरेटर की कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये नंबर्स हैं, मेजरेबल नंबर्स हैं। डेरिवेटिव भी एक नंबर होता है, अगर फंक्शन एक नंबर है, वेरिएबल नंबर होगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने आउटलाइन के वक्त कहा था, ये इसको और पिछले स्लाइड में मैंने आपको रीजनेबल रिजल्ट कहा था, अब उसका बाकायदा प्रूफ इसमें शामिल है कि डेरिवेटिव भी ऑपरेटर का स्पेशल केस है। और जनरल रिजल्ट जो है वो मैं इसको कंक्लूजन में लिख देता हूँ कि ऑपरेटर जो है ना, कंक्लूजन पूरे पहले एक बात जो पहले कही थी वो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद जो भी बात कही है उसे मैं लिख देता हूँ। जो शुरू में बात की थी इस पूरे लेक्चर में वो ये है कि ऑपरेटर जो है ना वो स्टेट वेक्टर को चेंज करते हैं, और जब स्टेट वेक्टर चेंज हो जाए तो उससे रिलेटेड सारे वेव फंक्शन चेंज हो जाते हैं। और उसके बाद ऑपरेटर को मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये एक रिजल्ट है जो कि एक लेंथी है लेकिन आसान है समझना, वो ये कि डिस्क्रीट केस को अलहदा याद रखें कि जिसमें ऑपरेटर रिप्रेजेंट होता है मैट्रिक्स से, और कंटिन्यूस केस को अलहदा याद रखें कि जिसमें ऑपरेटर रिप्रेजेंट होता है डेरिवेटिव से। लेकिन अगर आपका मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छा है और आपने पिछले जो ऑप्शनल को भी समझा है तो फिर आपको ये दो अलग-अलग कहने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिकली ये एक ही रिज़ल्ट है कि ऑपरेटर हमेशा मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होता है, और जो मैट्रिक्स है वो डिस्क्रीट केस में मैट्रिक्स होती है, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स जिसके आप आदी हैं, और कंटिन्यूस केस में वही मैट्रिक्स ही डेरिवेटिव बन जाता है। तो आप अगर आप समझ रहे हैं पिछली स्लाइड को भी, तो ये दो इंडिपेंडेंट रिजल्ट नहीं थे, एक ही रिजल्ट है कि डेरिवेटिव इज आल्सो ए मैट्रिक्स एंड एन ऑपरेटर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए मैट्रिक्स। आप ये भी कह सकते हैं, और ये थोड़ा एडवांस वर्जन है। अब लेस एडवांस वर्जन ये है कि आप दो मैट्रिक्स को अलहदा याद रखें और डेरिवेटिव को अलहदा याद रखें। ये जो आप जिस तरह भी याद रखें, लेकिन ये रिजल्ट अलहदा आपको याद होना चाहिए। इस लेक्चर में इतना ही, उम्मीद है अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।